हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको शिवम सर। तो कैसे आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ तो रहे होंगे। आप सभी के पेपर चल रहे हैं। आज हम एक प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे जो कि आपका पेपर है को करिकुलर का। ये को करिकुलर का पेपर आपको बीए सेकंड सेमेस्टर या 2 सेकंड रुकिए। ये जो पेपर है आपका, ये बीए सेकंड सेमेस्टर, बीएससी और बीकॉम सेकंड सेमेस्टर को मिलता है। तो ये वाला पेपर बीए का है। तो जो बीएससी वाले बच्चे देख रहे हैं वो ये मत सोचे कि आपके लिए नहीं है। ये जो वीडियो है ये बीएससी वाले बच्चों के लिए भी है, ये बीकॉम वालों के लिए भी है, क्योंकि ये जो टॉपिक है बिल्कुल सेम टू सेम है। इसका जो को करिकुलर वाला कोर्स है इसमें सेकंड सेमेस्टर में जो मिलता है उसका नाम है ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ये 2025 का पेपर है और ये पेपर बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें ज़्यादा कोई एक्सप्लेनेशन देखने को नहीं मिलती, पर लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करते हुए आपको समझाते जाएं। ठीक है, ये पेपर बीएससी, बीकॉम और बीए को सेकंड सेमेस्टर में मिला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर को। क्या क्या चीज़ें आई थी पेपर में। देखिए, कुछ चीज़ें बहुत ही सिंपल होती है इसमें और कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती भी नहीं इन चीज़ों को। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है, पहला ही क्वेश्चन, सोशल वैल्यूज इंक्लूड, मतलब सामाजिक मूल्यों में क्या शामिल होता है। अब देखो ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, रिस्पेक्ट और आपकी टॉलरेंस, साइबर थ्रेड या कंपटीशन। देखो क्या बात हो रही है, सोशल वैल्यू की बात हो रही है। तो सोशल वैल्यू में क्या क्या चीज़ें जरूरी होंगी। तो सोशल वैल्यू में क्या लाभ के बारे में हम सोचेंगे? बिल्कुल नहीं सोचेंगे। सोशल वैल्यू हो तो सामाजिक मूल्य हो तो क्या हम साइबर खतरे के बारे में सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। क्या प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन के बारे में सोचेंगे? नहीं। तो एक ही चीज़ है जिसमें हम सोचते हैं सोशली। जब हम किसी लोग से मिलते हैं, मतलब मान लीजिए हम किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम एक ही चीज़ देखते हैं कि रिस्पेक्ट, कि दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत सहजता के साथ मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, ये इस सारी चीज़ें होती है। तो देखो ये बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ और आपको ये भी चीज़ समझाता जाऊँगा कि ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस एक बार पढ़कर समझने की बात होती है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरल वैल्यूज हेल्प, नैतिक मूल्य निम्न में मदद करते हैं। नैतिक मूल्य मतलब कि आपके मोरल्स क्या होते हैं। क्या ब्रेकिंग रूल्स? बिल्कुल गलत। ब्रेकिंग रूल्स करना थोड़ा ना, नियम तोड़ना थोड़ा ना नैतिक मूल्य में आएगा। नैतिक निर्णय लेना, हाँ जी ये हो सकता है, अभी हम इसे पिक करके चलते हैं। उसके बाद डेटा माइनिंग, नहीं, डेटा की माइनिंग भी नहीं करनी है। मार्केटिंग, ये भी हिस्सा नहीं है। तो एक ही चीज इसमें निकली है, क्या? एथिक्स डिसीजन। तो आपका ये आंसर आपका सही हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से आपको ये आंसर पिक करने हैं इसके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन की बात हो रही है, स्पिरिचुअल वैल्यू प्राइमरीली फोकस ऑन, आध्यात्मिक मूल्य मुख्य रूप से निम्न बातों पर केंद्रित होता है। जो आध्यात्मिक मूल्य होता है वो किन बातों पर केंद्रित होता है? तो आपका जो ए ऑप्शन है, इनर पीस, मतलब कि आपकी आंतरिक शांति के उद्देश्य के लिए होता है ये। ठीक है, अध्यात्मक आप योगा और ये सारी चीज़ें क्यों करते हो? आप ये सब सारी चीज़ें इसलिए करते हो जिससे कि आपको शांति मिल सके। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इकोनॉमिक वैल्यूज आर रिलेटेड टू, आर्थिक मूल्य निम्न में संबंधित है। आर्थिक मूल्य इनमें से किस चीज पे संबंधित होगा? तो आर्थिक मूल्य इनमें से जो आपका बी ऑप्शन है, फेयर बिजनेस। देखो आर्थिक की बात है तो होनेस्टी का कोई लेना देना नहीं है आर्थिक में। ठीक है, ध्यान, मेडिटेशन, फ्रेंडशिप का कोई लेना देना नहीं है। तो बिजनेस से जुड़ा हुआ है तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। वैल्यू सिस्टम इन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। ठीक है, भारतीय संगठन के मूल्य प्रणाली निम्न में प्रभावित होती है। तो किस में प्रभावित होती है? तो आपका ऑप्शन बी, कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत से ये प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन करने की इसकी जरूरत है भी नहीं। सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं, वन की एलिमेंट इन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू सिस्टम, भारतीय संगठनात्मक मूल्य प्रणाली में एक प्रमुख तत्व है। तो वो प्रमुख तत्व क्या होगा? वो सिंपल से आपका होगा कलेक्टिव वेलफेयर। देखो जब हम संगठित सब मिलजुल के रहते हैं तो एक ही चीज होता है, सामूहिक कल्याण करना, सभी लोगों का कल्याण हो। ठीक है, तो ये आपका 6 में ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सेवंथ की। सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफेक्टिव वैल्यू सिस्टम इंप्रूव, प्रभावी मूल्य प्रभावी प्रणाली में सुधार होता है। तो क्या है आपका? एम्प्लॉय कमिटमेंट, मतलब कर्मचारी प्रतिबद्ध, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 8th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है?
एथिकल लीडरशिप इन ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट, क्या पूछ रहा है, संगठनों में नैतिक नेतृत्व बढ़ा देता है। कौन बढ़ाएगा नेतृत्व? अगर हम नैतिक रूप से रहेंगे तो दीर्घकालीन क्या मिलेगी, स्थिरता मिलेगी। लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं किसी से अच्छे से बात कर रहा हूँ और अच्छे से उसके साथ रह रहा हूँ या अच्छे संबंध बना रहा हूँ तो मेरे लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिटेबल है और स्थिरता दिखाएगा। ठीक है, आने वाले समय में जब मुझे ज़रूरत होगी तो वो मेरे साथ होगा। लेकिन अगर मैं बिल्कुल ऐसा बिहेवियर रखता हूँ जिसमें मुझे लगता है कि अभी के लिए ठीक है, तो उसमें चीज़ें डिफरेंट होगी। तो यही चीज़ समझाने की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की देखते हैं। अपघटन मुख्य महत्वपूर्ण है क्योंकि वे, देखिए अपघटन क्यों महत्वपूर्ण है। अब ये कुछ क्वेश्चन किससे जुड़ गए, आपके फूड से जुड़ गए, तो ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी, ब्रेक डाउन डील मटेरियल, मतलब कि मृत पदार्थों में विघटित करते हैं। जब भी हम डिकम्पोज करते हैं, अपघटित करते हैं, तो उसमें ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, अपग्रेड होने का मतलब ही ब्रेक डाउन होता है। फूड वेब्स, देखो फूड वेब्स, फूड चेन आपने 9th क्लास में 10th क्लास में भी पढ़े हैं। ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है कि फूड वेब्स आर मोर स्टेबल देन द फूड चेन बिकॉज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सही, इसका आंसर आपका जो बी ऑप्शन है, दे इन्वॉल्व मोर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसमें अधिक जीव शामिल होते हैं। ठीक है, जब खाद्य जाल और श्रृंखलाओं की बात करते हैं तो बहुत सारे उसमें जीव शामिल होते हैं। ठीक है, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिटरबियट, इनमें से कौन सा अपक्षीय का उदाहरण है। तो इनमें से अपक्षीय का उदाहरण बताना है आपको, तो कौन आपका उदाहरण हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन ए अर्थवॉर्म। ठीक है, अर्थवॉर्म आपका उदाहरण हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पिरामिड ऑफ द एनर्जी इज ऑलवेज, पिरामिड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये तो हमेशा ही आएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आई थिंक मुझे याद से नहीं आ रहा, पर लेकिन शायद पता नहीं ये वाला पेपर था कोई और सा पेपर था कि रिपीटेड भी क्वेश्चन काफ़ी सारे थे। तो पूछ रहा है पिरामिड से रिलेटेड कि एनर्जी क्या रहता है ऑलवेज, तो पिरामिड में ऑलवेज कैसा रहता है, अपराइट रहता है, मतलब कि सीधा रहता है। कैसा रहता है, सीधा रहता है। ये एनर्जी की बात है, ये बात याद रखना, ये एनर्जी के लिए है। अगर हम और चीज़ों के बारे में पूछें कि उसमें क्या प्रोसेस रहती है, तो वो उल्टी रहती है, इन्वर्टेड रहती है। ठीक है, पिरामिड में जो होता है ना, 4 चीज़ें होती हैं। तो क्या क्या होता है, एक तो प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, प्रोड्यूसर होता है ना, उसके बाद आता है प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी, उसके बाद आता है सेकेंडरी और लास्ट में आता है टर्टियरी। ठीक है, ये चीजें होती है, तो आपको याद रखनी है ये भी। 13 क्वेश्चन पे आते हैं। विच इकोलॉजिकल पिरामिड कैन बी इन्वर्टेड। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, कौन सा प्रास्तिक पिरामिड उल्टा हो सकता है। तो कौन सा हो सकता है, मैंने अभी बताया आपको, क्या बताया कि एनर्जी वाला नहीं होगा और कोई सा होगा। तो 13 में जो आपका आंसर आ जाएगा वो पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास उल्टा होता है और एनर्जी वाला सीधा होता है, ये बात आप याद रखना। ठीक है, ये रिपीटेड वाले क्वेश्चन में 100% आने के चांसेस हैं। 14 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पिरामिड ऑफ द नंबर इन ए ग्रास लैंड इज यूजुअली, घास के मैदानों में संख्या को पिरामिड आमतौर पे होता है। तो देखो घास के मैदान पे जो आमतौर पे होता है वो कौन सा होता है, वो आमतौर पे होता है आपका अपराइट। ठीक है, सीधा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। वन ऑफ द गांधीज मोरल कंसर्न वाज, गांधी जी के नैतिक चिंतन में एक थी, तो इनमें से क्या थी जी, बात कर लेते हैं इस बारे में। तो आपका ऑप्शन जो ठीक हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए, एजुकेशन विद कैरेक्टर, विदाउट कैरेक्टर, मतलब कि चरित्र के बिना शिक्षा। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम बिलीव्स पेरेंट एंड टीचर्स मस्ट। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पूछ रहे हैं, तो उसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, क्या, इन स्टिल स्ट्रॉन्ग वैल्यू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम कैरेक्टर बिल्डिंग स्टार्ट्स विद, तो कैरेक्टर कलाम जी के अनुसार चरित्र निर्माण की शुरुआत होती है। तो किससे चरित्र निर्माण की, मतलब कि कैरेक्टर की शुरुआत होती है, तो आपकी शुरुआत होती है आपका माता पिता के मार्गदर्शन से, आपके पेरेंट्स की जो गाइडेंस होती है उससे ही शुरुआत होती है। ठीक है, डॉक्टर कलाम व्यूड टीचर एज, मतलब कि डॉक्टर कलाम शिक्षकों को किस रूप में देखते थे। तो देखिए डॉक्टर कलाम के आप वीडियोस भी बहुत देखते होंगे, तो आपको वो बहुत सारी चीज़ें समझाते हुए, तो वो राष्ट्र निर्माता के रूप में टीचर को देखते हैं। क्योंकि टीचर, देखो एक छोटी चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा,
हर चीज के पीछे टीचर्स का ही हाथ होता है। देखो जो बच्चे आज से जाके 10 साल बाद, या आप लोग आज से 10 साल बाद कुछ ना किसी पोस्ट पर बैठोगे, तो आप लोग यही कहोगे कि हाँ हमारे जो टीचर थे उन्होंने कुछ चीज़ें हमें मोरल हमको अच्छे दिए, हमें कुछ चीज़ें समझाई, जिस वजह से आपके रास्ते कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुँच पाए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से होती है। ठीक है, 19 क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। रतन टाटा इज नॉन एज, रतन टाटा किससे जुड़े हुए हैं? एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस से जुड़े हुए हैं, नैतिक व्यवसाय व्यवहार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 19 में। ठीक है, 20 की बात कर लेते हैं। अजीम प्रेम जी, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन में देखने को मिलता है। अजीम प्रेम जी किससे जुड़े हुए हैं? और आप सभी को पता है अजीम प्रेम जी किस चीज़ से जुड़े हुए थे। तो अजीम प्रेम जी किस चीज़ से जुड़े हुए थे? आपके परोपकार और शिक्षा से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप सभी को पता ही होगा। बिल गेट्स फोकस ऑन, बिल गेट्स किस चीज़ पे केंद्रित रहते हैं? तो बिल गेट्स आपकी वही क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वाली कंपनी। ठीक है, तो किससे है? आपके हेल्थ एंड एजुकेशनल ग्लोबल से मतलब कि जुड़े हुए हैं ये। साइबर थ्रेड इंक्लूड, साइबर थ्रेड मतलब कि जो खतरे होते हैं वो किस चीज़ से शामिल होते हैं? वो मालवेयर, मालवेयर मतलब कि मालवेयर को ही आप वायरस बोलते हैं। ठीक है, इन चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। द बेस ऑफ द ऑल इकोलॉजिकल पिरामिड रिप्रेजेंट, तो इकोलॉजिकल पिरामिड किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो आपका जो प्रोड्यूसर है, मैंने ऊपर बनाया था सबसे पहले ही, वो किसको करते हैं? प्रोड्यूसर को करते हैं, फिर प्राइमरी आता है, इस तरीके से आता है। एन इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ द बायोमास इज, देखो बायोमास का मैंने बताया था क्या होता है, उल्टा होता है, तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, मैंने ऊपर अभी आपको बताया था। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करते हैं जो इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं? तो आप सभी को पता है लास्ट एंड किससे होगा? एंड होगा आपका ट्रैफिक लेवल से, ट्रैफिक लेवल से। तो ये आपका बी ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा 25 में। 26 पर आ जाते हैं। 26 में क्या करा है? पिरामिड ऑफ द एनर्जी आर मोर एक्यूरेट देन अदर पिरामिड बिकम दे, तो इसका जो आंसर आपका ठीक हो जाएगा वो आ जाएगा एग्जैक्ट वेटिंग वेट। तो आपका शो एग्जैक्ट वेट, तो एग्जैक्ट वेट को आप रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। 2 सेकंड, 2 सेकंड, मैंने कुछ गलत बता दिया। हाँ, ये तो कुछ और चीज पूछ रहा है, ये तो ये नहीं होगा, ये आएगा आर ऑलवेज अपराइट, मतलब कि हमेशा सीधा होता है, क्योंकि ये एनर्जी के बारे में पूछ रहा है। मैंने अभी एनर्जी के बारे में आपको बताया था कि सीधा होता है, और ये रिपीटिंग देखो एक जैसे से क्वेश्चन है। ठीक है, बायोमास रेफर्स, बायोमास किस चीज को रेफर करता है? तो बायोमास किसको करता है? ड्राई वेट ऑर्गेनाइज्म को रिप्रेजेंट करता है, जीवों में सूखा वजन। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको अभी अभी पूरी की पूरी वो बताई थी कैसे कैसे होता है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ पिरामिड। तो क्या क्या होता है? सबसे पहले प्रोड्यूसर आएगा सबसे ज़्यादा, फिर प्राइमरी आएगा, सेकेंडरी और टर्टियरी, मतलब कि ऑप्शन बी आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच इको इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज एक्यूरेट, कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है? तो आप याद रखना क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एनर्जी पिरामिड जो होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। 29 में आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 30 क्वेश्चन की बात करना है, व्हाट आर ह्यूमन वैल्यू प्राइमरी कंसर्न विद, तो क्या पूछा? मानवीय मुख्य मूल्य रूप से संबंधित होती है। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से पहले ही रिपीट हो चुका है, तो ये पहले भी कभी आया था। तो एथिकल एंड मोरल बिहेवियर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज आर इनिशियली, क्या पूछ रहा है? मानवीय मूल्य निम्न में से आवश्यक है, किस चीज़ के लिए आवश्यक है? ठीक है, क्या मशीनों के लिए आवश्यक है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो किस चीज़ के लिए आवश्यक होगा? सिंपल सी बात है, ह्यूमन इंटेंशन, मतलब कि आपकी जो क्रियाएं हैं, अंत्य क्रियाएं हैं, उनसे रिलेटेड है। 32 क्वेश्चन की बात करना है, विच इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ह्यूमन वैल्यू, जो मानवीय मूल्य है वो क्या होता है? मेन जो मानवीय मूल्य आपका एक मूल्य है लाइफ में, वो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, वो क्या होगा? सार्वभौमिक होगा, मतलब कि यूनिवर्सल होगा। ठीक है, क्या होगा? यूनिवर्सल होगा। 32 का आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 33 पे आ जाते हैं, ह्यूमन वैल्यूज आर डेवलप्ड थ्रू, ह्यूमन वैल्यूज विकास किसके माध्यम से होता है? क्या टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्या फाइनेंशियल ग्रेंट्स के माध्यम से होगा?
हेलो। हाँ, इसका कनेक्शन कट हो गया था। चलो वापस से स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक आ गए थे हम? ह्यूमन वैल्यूज पे आ गए थे। तो ह्यूमन वैल्यूज आर डेवलप्ड थ्रू, क्या टेक्नोलॉजी के थ्रू डेवलप होगी ह्यूमन वैल्यू? बिल्कुल नहीं होगी। तो किसके थ्रू डेवलप होगी? क्या फाइनेंशियल ग्रांट्स के थ्रू डेवलप होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्या इंटरनेट के थ्रू डेवलप होगी? नहीं होगी। तो किस चीज़ के थ्रू डेवलप होगी हमारी? तो हमारी होगी समाज और शिक्षा, मतलब कि एजुकेशन एंड सोसाइटी। इस चीज़ से हमारे मोरल्स क्या होंगे? आपके अप्लाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। 34 क्वेश्चन। विच ऑफ दीज ए वैल्यू बेस्ड बिजनेस प्रिंसिपल? तो क्वेश्चन में पूछ रहा है इनमें से कौन सा मूल्य आधारित व्यवसायिक सिद्धांत है। तो इनमें से कौन सा मूल्य आधारित व्यवसायिक सिद्धांत है? आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35 क्वेश्चन। वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन, कि मूल्य आधारित जो संगठन होता है वो किस पर ध्यान केंद्रित करता है, अपना किस चीज़ पर फोकस करता है, उसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें जो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा वो आएगा नैतिक, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, या फिर इसे हम बोल देते हैं नैतिक और अखंडता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिजनेस एथिक्स एम्फेसाइज, व्यवसायिक नैतिकता किस पर जोर देती है? तो किस चीज़ पर जोर देती है उसके बारे में पूछा गया है। और ये किस चीज़ पर जोर देती है? ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जोर देती है। किस पर देती है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ए वैल्यू ड्राइवन कंपनी इंश्योर, देखिए एक मूल्य संचालित कंपनी सुनिश्चित करती है क्या? एक मूल्य जो संचालित कंपनी है वो क्या सुनिश्चित करती है उसके बारे में पूछा गया है। और इसका जो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा वो है कर्मचारी का कल्याण। ठीक है, एम्प्लॉय वेल बीइंग। तो ऑप्शन बी आपका आंसर ठीक हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्यवसाय में प्रसंस्कारित मूल्य निम्न में मदद करते हैं। तो जो बिजनेस के अंदर जो कल्चरल वैल्यूज़ है वो किस तरीके से डिपेंड करते हैं, वो किस चीज़ को हेल्प करते हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर सही आपका बैठेगा वो आपका क्या बैठेगा? वैश्विक सहयोग के लिए। ठीक है, ग्लोबल आपका कोऑपरेशन के लिए। ठीक है, उससे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? मल्टीनेशनल कंपनीज अडॉप्टेड ट्रांस कल्चरल वैल्यू टू, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है वो प्रसंस्कृत मूल्य को अपनाती है। किस तरीके से अपनाती है उस चीज़ के बारे में पूछा गया है। तो ये किस तरह से अपनाती है? ये आपकी बिल्ड इंक्लूसिव इन्वायरमेंट, मतलब कि समावेशी वातावरण का निर्माण, इस तरीके से अपनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद एम्फेसाइज्ड, स्वामी विवेकानंद ने इस बात पर जोर दिया है। स्वामी विवेकानंद जी की बातों को आप थोड़ा बहुत ध्यान से हमेशा पढ़िएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी सुनने को मिलेगी और बहुत अच्छी से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी जो मेन चीज़ कहते हैं वो चरित्र की बात करते हैं, कैरेक्टर की बात करते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो आपका ठीक हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी, कैरेक्टर बिल्डिंग। ठीक है, स्वामी विवेकानंद बिलीविंग एजुकेशन शुड बिल्ड, एजुकेशन क्या करती है? क्या आपकी एजुकेशन आपको वेल्थ देती है, पावर देती है, या फिर व्यक्तित्व और मूल्य बांट देती है? देखो हमने ऊपर पढ़ा करेक्टर बनेगा, तो करेक्टर में वेल्थ, पावर, फेम आएगा या व्यक्तित्व आएगा? आप सभी को पता है व्यक्तित्व आना चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही हो जाना चाहिए, व्यक्तित्व और मूल्य, आपकी पर्सनैलिटी एंड वैल्यूज। ठीक है, उसके बाद 42 क्वेश्चन पे चल लेते हैं। 42 क्वेश्चन का क्या कह रहा है? द यूके बेरबरी एक्ट, तो एक यूके रिश्वतखोरी अधिनियम पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये जो एक्ट है किस चीज़ पर होता है? ये आपका वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार का मुकाबला। देखो जो आपकी बेरबरी एक्ट होता है ये भ्रष्टाचार से जुड़ा है, और जहाँ पे आपको भ्रष्टाचार का दिखे वहीं पर आप आंसर पिक कर देंगे। तो आपका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे चल लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी इंश्योर, साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करती है। साइबर सुरक्षा क्या सुनिश्चित करती है? देखो आपको सुरक्षा कर रहे हैं, तो देखो
क्या ये विश्वास की कमी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, क्या ये उपयोगिता निगरानी होगी, डेटा का उल्लंघन होगा, या सिस्टम सुरक्षा होगी? सिंपल सी बात है, आप सभी को देख के लग रहा है कि ये तीनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। कौन से ऑप्शन होना चाहिए? बी ऑप्शन आपका ठीक होना चाहिए कि प्रोटेक्ट करता है, साइबर सिक्योर कर रहे हैं, ठीक है, सुरक्षा कर रहे हैं हमारे, तो आपका बी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा 43 का। नेक्स्ट पे आ जाता है 44 पे। सस्टेबिलिटी इन इंडिया फोकस ऑन, भारत में स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। भारत में स्थिरता पर क्या ध्यान केंद्रित करता होगा? सिंपल सी बात है कि आर्थिक विकास और संसाधन का संरक्षण ही आपका क्या करेगा? स्थिरता लाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। स्पिरिचुअल लीडरशिप इन बिजनेस फोस्टर, देखिए व्यवसाय में आध्यात्मिक नेतृत्व बढ़ावा देता है। तो जो आध्यात्मिक नेतृत्व है वो किस चीज को बढ़ावा देगा? वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। तो वो किस चीज को बढ़ावा देगा? तो उसमें ही हमने देखना है। तो सेकंड हमारा है सद्भावना और नैतिकता, बिल्कुल सही है, अच्छी चीज है। क्या डर देगा? नहीं, बिल्कुल डर नहीं देगा। और क्या कंपटीशन देगा? नहीं देगा। देखो जैसे आप ऑप्शन पढ़ोगे ना, आपको ऑप्शन से ही समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज अच्छी दिख रही है, वो खुद ही आप समझ जाएंगे, क्योंकि ये पेपर ही ऐसा है कि आप बड़े इजीली कर लेंगे इस पेपर को। 46 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फीचर ऑफ द स्पिरिचुअल वैल्यू इम्प्लीमेंटेशन इज, अध्यात्मक मूल्य कार्यवान की एक विशेषता है। तो किस चीज की विशेषता है? क्या कंपटीशन की विशेषता है? नहीं, अध्यात्मक की बात हो रही है। आंतरिक परिवहन, उत्पादन, प्रचार, या लाभ साक्षा करना। तो किस चीज के लिए होगा? हमने अभी पीछे वाला क्वेश्चन किया तो उससे ही आपको समझ में आ रहा होगा। इनर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी मूल्य, आपकी अंतर जो आत्मा है उस चीज को मॉडिफाई करेगा, इस तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू आर इम्प्लीमेंटेड एट, संगठनात्मक मूल्य को लागू किया जाता है। किस चीज के लिए लागू किया जाता है? संगठनात्मक। संगठ मतलब कि सबको मिलके चलना। सबको मिलके चलना, जब सब मिलके चलेंगे तो सांस्कृतिक, रणनीतिक और व्यवहारिक स्तर पर आपकी क्या बनेगा? कॉम्बिनेशन बनेगा, आपका एक सभी के साथ जुड़ाव बनेगा जब आप संगठित रहेंगे। ठीक है, 48 क्वेश्चन में देखते हैं। वैल्यू इम्प्लीमेंटेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व, किसी संगठन में मूल्य कार्यवाहन इसमें शामिल है। तो भाई मूल्य कार्यान्वयन किसमें शामिल होंगे? सिंपल सी बात है, लगातार कार्रवाई के क्या नेतृत्व में होगा। ऑप्शन आपका बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, स्पिरिचुअल वैल्यू इफेक्ट बिजनेस बाय, तो ये क्या पूछ रहा है? अध्यात्मक मूल्य व्यवसाय को इस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो अध्यात्मक मूल्य व्यवसाय को किस प्रकार प्रभावित करेंगे? वो क्या करेंगे? क्या वो नवाचार को रोकेंगे? क्या वो शास्त्री को प्रोत्साहित करेंगे? उत्पादकता कम करेंगे? या नैतिक शक्ति बढ़ाएंगे? देखो सीधी सी बात है, नैतिक मोरल्स आ रहे हैं, हर जगह पे मोरल्स देखने को मिल रहे हैं, तो आपका ऑप्शन आपका बी ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, CSR स्टैंड्स, देखिए फुल फॉर्म पूछी गई है किसकी? CSR की। और CSR की जो फुल फॉर्म होती है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CSR की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? तो उसकी स्वैच्छिक और रणनीतिक होगी, मतलब कि वॉलंटरी एंड स्ट्रेटेजिकल। तो आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं 52। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए CSR मॉडल? CSR मॉडल क्या होता है? ये आपका कार्लोस पिरामिड कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्लोस पिरामिड। अगर आपको पता भी नहीं है फिर भी देखो, न्यूटन तो होगा नहीं, सीधी सी बात, 5 फोर्स होगा नहीं, तो एक ये दो बचते हैं और इन दोनों में से ज़्यादा चांसेस किसके? पिरामिड के बारे में, क्योंकि पिरामिड आपने अभी पढ़े थे। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 53 की। विच इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द कार्लोस पिरामिड। देखो मैं एक छोटा सा हैक बताता हूँ आप लोगों को, और ये आप हमेशा यूज़ करना। जब भी क्वेश्चन बनाने वाला पेपर, टीचर जब क्वेश्चन बनाते हैं, हम सब पेपर बनाते हैं, तो एक टॉपिक को लेकर बैठते हैं। जैसे कि यहाँ पर टॉपिक था, तो यहाँ पर उसी चीज़ के बारे में पूछा गया था, वही टॉपिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ था, तो आपको पता चल जाता है कि ये इसी के बारे में पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे वही कार्लोस पिरामिड पूछा गया है, कार्लोस पिरामिड, और यहीं पे वो कार्लोस पिरामिड का क्वेश्चन था। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा आंसर हो सकता है। तो ये पूछा है विच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ। देखो 3 कंपोनेंट एक जैसे होंगे, एक बिल्कुल अलग होगा।
कानूनी, पर्यावरण, नैतिक और आर्थिक। तो आपको इनमें से सबसे अलग कौन दिख रहा है? तो आपको इसमें सबसे जो अलग दिख रहा होगा वो इन्वायरमेंट दिख रहा होगा। देखो इकोनॉमिक, कानूनी और नैतिक ये तो अलग चीज दिख रही है, लेकिन ये पर्यावरण बिल्कुल डिफरेंट आ गया, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पर्यावरण। ठीक है। एथिकल CSR मीन्स, देखो क्या इसका मतलब होता है नैतिक CSR का नैतिक क्या होता है? तो इसका नैतिक क्या होता है? इसका नैतिक आपका गोइंग बियॉन्ड लीगल रिक्वायरमेंट, मतलब कानूनी आवश्यकताओं से परे जाना। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। आगे चलते हैं। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन CSR मीन्स, CRS में कानूनी जिम्मेदारी का अर्थ है। कानूनी जिम्मेदारी का क्या अर्थ है? कानून तोड़ना। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं? कम्युनिकेशन स्किल पढ़ रहे हैं। ठीक, वो सॉरी कौन सा वाला पेपर था? कम्युनिकेशन स्किल ही तो था, ह्यूमन वैल्यू था, सॉरी। ठीक है, तो कि ये क्या है? हम ह्यूमन वैल्यू पढ़ रहे हैं। ह्यूमन वैल्यू में क्या कानून तोड़ना हमारी वैल्यूज में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो सीधी सी बात है, पहला तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद फ्लोइंग द रूल ऑफ लॉ, बिल्कुल सही बात है। हमें सभी को कानून की जितने भी कानून बने हैं उसका पालन करना चाहिए, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कोऑपरेटिव गवर्नेंस रेफर टू, कोऑपरेटिव प्रशासन से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है कोऑपरेटिव प्रशासन से? तो आपका कोऑपरेटिव प्रशासन से जो तात्पर्य है वो संगठित का नैतिक प्रबंधन। देखो ये एथिकल वर्ड तो बिल्कुल रट के रख लीजिए, जहां जहां आएंगे वहां वहां आपको अगर कुछ ना पल्ले पड़े तो यहीं पे लगा देना है। देखो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर, अच्छा कॉर्पोरेट प्रशासन सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है बेटा? क्या गोपनीयता या पारदर्शिता? मैंने अभी भी पीछे एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें ट्रांसपेरेंसी आई थी, तो इसका ऑप्शन भी कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन भी ट्रांसपेरेंसी वाला ही हो जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। रतन टाटा इज नोन एज द हिज एम्फेसिस ऑन, देखो रतन टाटा को उनके जोर के लिए जाना जाता है। किस जोर के लिए जाना जाता है? किस चीज़ के लिए जाना जाता है? आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छे जानते हैं रतन टाटा को। तो किसके लिए जाता है? एथिकल। मैंने अभी भी बताया, जब कुछ ना समझ में आया तो एथिकल पे ही मेन वो रखना। तो एथिकल आपका गवर्नमेंट। अजीम प्रेम जी का ऊपर भी आ चुका है। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन वर्क इन, किस चीज़ में अजीम प्रेम जी जुड़े हुए हैं? देखो क्या हथियारों से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल नहीं जुड़े हुए। ठीक है। क्या साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल नहीं जुड़े हुए। क्या फाइनेंस और एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म्स? अजीम प्रेम जी हमने अभी पढ़े थे, तो वो किससे जुड़े होंगे? वो आपके बिल्कुल एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म से जुड़े होंगे, वो फाइनेंस से नहीं जुड़े होंगे। बिल गेट्स इज द फाउंडर ऑफ द, सभी को पता है, ये तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर थे। विच कंपनी इज मॉडल ऑफ CSR एंड गवर्नमेंट्स इन इंडिया? ठीक है, कौन सी कंपनी भारत में CSR और गवर्नमेंट का मॉडल है? तो कौन सी कंपनी है बेटा? ये 3-4 कंपनी दी गई है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन सी कंपनी है? आपका टाटा ग्रुप। देखो क्वेश्चन ऊपर किसके पूछे थे? टाटा ग्रुप के पूछे जा रहे थे, तो इसका आंसर टाटा ग्रुप ही हो सकता है। तो ये एक ट्रिक होती है जो आप अप्लाई कर सकते हो। कोर ह्यूमन वैल्यू इन नेगोशिएशन इज, बातचीत में मुख्य मानवीय मूल्य क्या है? तो बातचीत में धोखा थोड़ना होगा। ठीक है। क्या धमकी होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। क्या एग्रेशन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या होगा? होनेस्टी होगी। जब आप किसी से बात करें तो होनेस्टी से बात कीजिए। मोरल डिलेमा अक्रॉस व्हेन, देखिए नैतिक दुविधा तब होती है जब, नैतिक दुविधा कब होती है भाई? नैतिक दुविधा जब होती है जब क्या होगा? सही और गलत में टकराव होगा। जब आपको समझ में नहीं आएगा क्या सही है क्या गलत है, जब ये आपकी नैतिक दुविधा में आप पढ़ेंगे। ठीक है। ए वैल्यू बेस्ड डिसीजन इज, मूल्य आधारित निर्णय क्या होगा? केवल वैधित और आधारित, नैतिक और अखंडता, या प्रतिस्पर्धा या भय? देखो सिंपल सी बात मैंने आपको कई बार बता दिया और कई बार आपने सुन भी लिया है, और मैं बार बार भी बताया जा रहा हूँ। जहाँ पे आपको एथिकल सारी चीज़ दिखे वहाँ पर आग बंद करके लगा देना का। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 64 का। आते हैं 65 पर। ट्रांसपेरेंसी मीन, ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? देखो सीधी बात, होनेस्ट, जो अच्छा आंसर है ना, मतलब कि गुड आंसर जो हो रहा है, मतलब कि एक अच्छी लाइंस जो दिख रही है वही लगानी है। ठीक है। अगर ईमानदार कहीं दिख रहा है तो वही लगाना है। तो इस तरीके ये हो जाते हैं। ठीक है, आपको ये समझना है। सोशल वैल्यू एनकरेज, सामाजिक मूल्य प्रोत्साहित करती है। किस चीज़ को प्रोत्साहित करेगी? युद्ध को प्रोत्साहित थोड़ा ना करेगी सामाजिक मूल्य, सिंपल सी बात। क्या पूर्वाग्रह या व्यक्तित्ववाद
इंडिविजुअल या सहयोग। देखो सामाजिक, समाज से जुड़ना है, समाज से जुड़ना है तो आप क्या करोगे, एक दूसरे का सहयोग करोगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है। व्हाट इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ होलिस्टिक डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, 67 वाला। और इसका जो आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन सी, इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव। ठीक है, 2 सेकंड रुकिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। 68 क्या कह रहा है, व्हाट इज द पोटेंशियल आउटकम ऑफ यूजिंग ए होलिस्टिक अप्रोच इन मैनेजमेंट। तो इसका जो ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, 2 सेकंड, ये पेन नहीं चल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की बेनिफिट ऑफ होलिस्टिक मैनेजमेंट इज। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन, इनहेंस आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन द होलिस्टिक अप्रोच एथिक्स इज कंसिडर्ड। तो कैसे होता है, जब हम बात कर लेते हैं समग्र दृष्टिकोण में नैतिकता पर विचार जब डाला जाता है तो किस तरह की अप्रोच होती है। तो हमारी अप्रोच होती है सेंटर टू डिसीजन मेकिंग। क्या होती है, सेंटर टू डिसीजन मेकिंग होती है। होलिस्टिक लीडरशिप इनकरेज, समग्र नेतृत्व प्रोत्साहित करता है। किस चीज़ को प्रोत्साहित करता है भाई, तो ये किस चीज़ को प्रोत्साहित करता है, ये यहाँ पर हमारे एम्पैथी और फोरसाइन को, सहानुभूति और दूरदृष्टिता को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच मैनेजमेंट स्टाइल कॉन्ट्रैक्ट्स विद होलिस्टिक मैनेजमेंट। तो आपका आंसर इसमें सही हो जाएगा लीनियर थिंकिंग। क्या, लीनियर थिंकिंग। होलिस्टिक मॉडल्स ऑफन रिक्वायर्ड। तो होलिस्टिक मॉडल रिक्वायर्ड किस चीज़ के लिए होते हैं, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बैलेंस टू डाटा एथिक्स। मैंने आपको पहले बताया, जहाँ पे एथिक्स दिखे लगा देना। इन होलिस्टिक थिंकिंग कॉज एंड इफेक्ट आर व्यूड एज। तो किसकी तरह यूज करता है, तो ये आपका करता है सर्कुलर एंड इंटर कनेक्टेड। ठीक है, विच क्वालिटी इज एम्फेसिस्ड फॉर लीडर्स इन द भगवत गीता। ठीक है, भगवत गीता में नेताओं के लिए किस गुण को जोर दिया गया है, तो किस गुण को जोर देंगे, तो भगवत गीता में आपको क्या चीज़ बताएगा, वो सिंपल सी बात है, किस चीज़ के बारे में बताएगा, आपके
समभाव के बारे में बताएगा। ठीक है, प्रबंधन में कार्य योग प्रोत्साहित करता है। ठीक है, कर्मा योग के बारे में बात हो रही है। 2 सेकंड रुकिए। तो हम यहाँ पर थे, कर्मा योग इज द मैनेजमेंट इनकरेज। तो किस चीज़ को इनकरेज करता है? ये आपका वर्क विदाउट एक्सपेक्टेशन टू ऑफ रिजल्ट। तो वही गीता की एक बात कि कर्म करते जाओ, फल की अपेक्षा ना कीजिए। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग असाइन विद द गीता टीचिंग। जिनमें से कौन गीता की शिक्षा का अनुकूल है? तो कौन गीता की शिक्षा? कामचोरी? नहीं, बिल्कुल भी। ठीक है, क्या आपका शोषण? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपका क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, आपका जो सही बैठेगा आंसर वो आपका सी ऑप्शन, सेल्फलेस एक्शन, मतलब कि निस्वार्थ कार्य, वही जो मैंने अभी कहा। ठीक है, आप कर्म करते जाए, फल की चिंता ना कीजिए। अकॉर्डिंग टू गीता, क्लियरली इन डिसीजन मेकिंग अराइज फ्रॉम। तो आपका 78 का जो आंसर आ जाएगा वो आपका बी ऑप्शन, प्योर इंटेलेक्चुअल एंड डाटा अचीवमेंट। द गीता एनकरेज व्हाट टाइप ऑफ द लीडरशिप। किस टाइप की लीडरशिप के बारे में बात करता है? तो आपका कौन सा? विजनरी एंड वाइज, मतलब दूरदर्शिता और बुद्धिमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। विच कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गीता हेल्प्स मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या आपका फॉर्म की बात हो रही है? तो आपकी कौन सी फॉर्म की बात होती है? योग, योग ऑफ विजडम। ठीक है, ज्ञान का योग। भगवत गीता हेल्प मैनेज विद, किस चीज़ के लिए मैनेज करता है भगवत गीता? तो भगवत गीता आपको मैनेज करता है किसके लिए? आपके बैलेंस, थिंकिंग एंड एक्शन। ठीक है, ए लीडर इन इंस्पायर्ड बाय द गीता वुड बी। तो किस चीज़ के लिए है? तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डिटेक्ट एंड वाइज। ठीक है, विच योगा इज बेस्ट अलाइंड विद द इफेक्टिव लीडरशिप। तो कौन सा योगा है? आपका कर्मा योगा। ठीक है, कर्म योगा है, कर्मा योगा। विच ऑफ फ्लोइंग इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ द बायोस्फीयर। तो कौन सी यूनिट होती है? तो आपकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी कौन सी? इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम। प्राइमरी फंक्शन क्या है इकोसिस्टम का? तो जो हमारा प्राइमरी फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मेंटेन एनर्जी फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल देते हैं। एबोलिटिक कंपोनेंट इंक्लूडेड ऑल एक्सपेक्ट्स। ठीक है, तो अजैविक घटकों में निम्नलिखित को छोड़ के सभी शामिल है। क्या क्या छोड़ के शामिल है? ठीक है, तो आपकी क्या शामिल हो जाएगा? क्या शामिल हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा एनिमल्स। ठीक है, जानवर। प्रोड्यूसर इन इकोसिस्टम आर आल्सो नोन एज। ठीक है, तो प्रोड्यूसर इन इकोसिस्टम आल्सो नोन एज, तो प्रोड्यूसर को क्या बोला जाता है? तो आप सभी को पता है बहुत अच्छे से, एक बार इसको बहुत अच्छे से देख कर जाना। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक्स। ठीक है, कंज्यूमर डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन। ठीक है, 88 पे क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, प्रोड्यूसर, ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, डिकम्पोजर प्ले ए रोल इन। तो डिकम्पोजर और प्ले रोल इन क्या होता है? आपका न्यूट्रेंट हो जाता है, न्यूट्रेंट हो जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम। तो क्या है इकोसिस्टम का फंक्शन? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्लाउड फॉर्मेशन। ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो क्या है? नेचुरल टेरेन इकोसिस्टम। ए पॉन्ड इकोसिस्टम इंक्लूड्स। तो ए पॉन्ड इकोसिस्टम इंक्लूड्स किस चीज को करता है? आपका ऑल द अबव, वाटर, फिश और ये सारी चीजें। ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट, ट्रॉफिक लेवल किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? तो आपका फीडिंग पोजीशन ऑफ द फूड चेन। इन ए फूड चेन एनर्जी फ्लो फ्रॉम। तो फूड चेन में एनर्जी फ्लो क्या होता है? आपका प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ठीक है, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर होता है। ए फूड वेबेज।
फूड वेब क्या होता है, आपने फूड वेब बचपन में बहुत बनाया होगा। तो ये कैसा होता है, ये बिल्कुल एक नेटवर्क होता है टू फूड चेन, ठीक है। द 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो इज गिवन बाय, तो 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो ऑफ किसके द्वारा बनाया गया है, ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये आपको दिया गया है किसके द्वारा, लिंकमैन के द्वारा दिया गया है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑलवेज द बिगनिंग ऑफ फूड चेन, ठीक है। तो प्रोड्यूसर होता है इन एन इकोसिस्टम द मैक्सिमम एनर्जी इज फाउंडेड एट द, तो मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी आपका, बी प्रोड्यूसर लेवल पे होती है। विच लेवल कंटेन द लीस्ट एनर्जी इन ए फूड चेन, तो लीस्ट एनर्जी क्या होगी आपकी टर्टी कंज्यूमर में होगी। और विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एनर्जी फ्लो, तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें कि ऊर्जा प्रवाह के बारे में कौन सा कथन सत्य है, कौन का कथन सत्य है, हाँ सत्य है, सत्य के बारे में बात कर रहा है। तो आपका बी ऑप्शन, इट इज ए यूनिडायरेक्शनल, यह एक देशीय है। तो ये आपका ठीक हो जाएगा। ये पूरा आपका पेपर था, ठीक है, ठीक है, ये पूरा पेपर था और आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। और इससे